हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। में आपको पता है डेली बेसिस पे इस चैनल पर दो वीडियोस अपलोड होते हैं। मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो जिसमें हम अपने एडिटोरियल, शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल, मेंस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब द हिंदू के अलावा बचते बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, लाइव मेंट, PIB, जिसके एनालिसिस आप जगह जगह फालतू में देखने के लिए टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। द हिंदू आपका मॉर्निंग में कवर हो जाता है। बाकी जितने बचे कुछ सोर्सेस हैं सबको कंपाइल करके मैं शाम को यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो दो वीडियोस में आपके करंट अफेयर्स कंप्लीटली यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस वीडियो के अंदर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ PIB, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का PDF वगैरह चाहिए तो क्या करना है, इसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC, आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप सभी लेक्चर्स के PDF को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। और आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मंडे यानी 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है रिगार्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूथ के लिए। कितनी बड़ी समस्या है ये भी बताऊंगा, इसका इम्पैक्ट आज के समय पर क्या पड़ रहा है इसको भी दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां पे मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था पिछला वाला चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर उसको साइड कर दिया है और बोला है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था लास्ट टाइम इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस के ऊपर में वो एरर है, वो गलत है। हम सुना रहे हैं कि अब क्या करना है। तो दोस्तों सुनाया क्या है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर करता है या उसको देख भी रहा है तो वो सख्त अपराध है, ऑफेंस है वो अंडर द पोक्सो एक्ट। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट की साइट से मेंशन की गई है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली है कि देखिए सरकार से बोला है कि ये जो वर्ड है ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये सही नहीं लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया है कि आप इस वर्ड की जगह चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल करके ये वाला टर्म का यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से रिकमेंडेशन दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि पुराना वाला जो केस है उसको पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पुराना वाला जो केस है मद्रास हाई कोर्ट वाला वो था क्या, चलो मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक डेटा है वो बता देता हूँ क्योंकि पहले भी मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों ये पहले एक केस निकल कर आया था S हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस था। उस केस में ये मामला था कि एक व्यक्ति, एक आदमी जो 28 साल का है जिसको पोक्सो एक्ट के अंदर में पकड़ा गया था और IT एक्ट के तहत भी पकड़ा गया था। रीज़न क्या था? उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड किया, ये वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किया, इसको स्टोर किया। तो इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद दोस्तों ये केस जाता है मद्रास हाई कोर्ट के पास में। जब मद्रास हाई कोर्ट के पास मैटर गया तो वहाँ पे एक जज जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, क्योंकि सिंगल जज की बेंच थी तो अकेले वो इस केस को देख रहे थे, और वो जो जज थे वो थे जस्टिस आनंद वेंकटेश। उनका कहना यह है कि जितने भी मटेरियल या जितने भी डेटा उनके सामने था उसके आधार पर उस व्यक्ति, 28 साल का जो व्यक्ति है, उसका चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना क्राइम नहीं है। ऐसा यहाँ पे दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि वो ऑफेंस नहीं है अगर हम अपने सेक्शंस को देखें। क्योंकि अगर हम IT एक्ट का सेक्शन नंबर 67B को देखते हैं तो ये बात करता है कि भाई ऐसे केसेस को नहीं देखा जाता जहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना एक अपराध हो। ऐसे को हम अपराध नहीं बोलेंगे। बेसिकली यहाँ पर अपराध तब होगा जब कोई व्यक्ति ऐसे कंटेंट को पब्लिश कर रहा है, अपनी साइट से ट्रांसमिट कर रहा है, शेयर कर रहा है और इन सब चीज़ों को यहाँ पर दिखा रहा है या ऐसा मटेरियल क्रिएट कर रहा है। उसके लिए यहाँ पर यह सज़ा है, 5 से 7 साल की सज़ा होगी उसको और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और ये बात दोस्तों यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई सज़ा ये है, डाउनलोड करने के लिए नहीं है। तो इसी केस को सुप्रीम कोर्ट ने वापस से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में यहाँ पर यह बोला है कि देखिए मद्रास के हाई कोर्ट का जो डिसीजन था इसमें एरर है, गलतियाँ हैं और ये अपराध है। कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है, उसको स्टोर करता है ऐसे कंटेंट को या ऐसे कंटेंट को देखता है तो वो यहाँ पर एज अ ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिसीजन है मेरे हिसाब से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि ये जो अपराध होगा ये पोक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है पोक्सो एक्ट क्या है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं इस एक्ट की तो इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट।
एक ऐसा कानून जहां पे बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने की हम बात कर रहे हैं। ये एक्ट आता है 14 नवंबर 2012 में, जिसका मेन पर्पस था चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसका मेन जो एम था मैं आपको बता चुका हूं, सेक्सुअल एब्यूज जो हो रहा है बच्चों के साथ में उसको रोकना, और जो व्यक्ति कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाना। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस पोक्सो एक्ट में बच्चे की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उसको हम एज अ चाइल्ड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये बात खुद एक्ट में मेंशन की गई है। और जिसको भी यहाँ पर पकड़ा जाएगा, कोई भी ऐसा अपराध करेगा, सेक्सुअल ऑफेंस किसी के साथ में करेगा, किसी बच्चे के साथ में, अगर वो पोक्सो एक्ट में पकड़ा जाता है तो जैसा अपराध होगा उसी तरीके की उसको सजा भी मिलेगी। मतलब अगर उसने कोई भयंकर घिनौना अपराध किया है, क्रुएल्टी के साथ में किया है, तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है, हाईएस्ट यहाँ पे सजा इसमें मेंशन की गई है। गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद में पोक्सो रूल्स को नोटिफाई किया साल 2020 के अंदर में। तो कई सारे फीचर्स हैं दोस्तों यहाँ पे इस पोक्सो एक्ट के अंदर में, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो पोक्सो एक्ट है ये न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल। कहने का मतलब है ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है ये हो सकता है बच्ची के साथ या किसी लड़के के साथ भी हो सके, तो दोनों में से कोई भी विक्टिम हो सकता है। तो दोनों के ही केसेस को यहाँ पर डील करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, इसको ध्यान रखना। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे कानून आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने की बात करते हैं, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा 2015 का, और उसके बाद चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है जहाँ पे बाल विवाह को रोकने की बात करते हैं। पोक्सो कोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। बहुत सारे कानून हैं जहाँ पे बच्चों को बचाया जा रहा है। अब पता है ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुँच चुका है। मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया कि भाई ये अपराध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इवन पोर्नोग्राफी ही यहाँ पर एक बड़ी समस्या है आज के समय के लिए। देखो, अब ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ये बेसिकली यहाँ पर इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा मटेरियल क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, और उसमें यहाँ पर एक बच्चे को उसने इन्वॉल्व कर रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त अपराध है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा एब्यूज़ है यहाँ पर एक बच्चे के प्रति, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी है आज के समय पर। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन सिनेरियो को देखें, भारत के अंदर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो केसेस है वो स्पाइक हुए हैं पिछले कुछ समय पर। एनसीआरबी का खुद का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का डेटा है, वो ये बोलता है ये जो केसेस हैं 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वो 738 थे, 2021 में बढ़कर 969 हो गए। हमारे पास में एक्ट होने के बावजूद भी ये हरकतें हो रही हैं। रीज़न, आधे से ज़्यादा लोग इस पोर्नोग्राफी के अंदर में घुसे हुए हैं। इंडिया से बहुत सारी ऑडियंस जाती है जो इस पोर्नोग्राफी को वॉच कर रही है, अपना टाइम ज़ाया कर रही है, अपने आप को बर्बाद कर रही है। और दूसरे बात यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको और ज़्यादा घटिया कर दी चली जा रही है। तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे वायलेंस बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा सख्त कानून होने के बावजूद भी। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये पोर्नोग्राफी होती है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है, इसके ना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरे हैं। फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर आप या कोई भी व्यक्ति पॉर्न देखता है तो इससे उसके ब्रेन के ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी। उसके बाद मेंटल डिस्ट्रेस होने लगेगा। डे टू डे यहाँ पर एडिक्शन में चला जाएगा, लत लगने लगेगी उसकी, फिर वो एडिक्शन छूटेगा नहीं, धीरे धीरे अपने काम से हाथ धो बैठेगा, सोशल रिलेशनशिप बेकार हो जाएंगे, उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो उसमें ही यहाँ पर वो इन्वॉल्व कर देगा और सोचेगा यार मेरे साथ में कुछ हो ही नहीं रहा है अच्छा, अपने आप को अकेला रखने लगेगा। दूसरा यहाँ पर इम्पैक्ट बताया जा रहा है, इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअलिटी। जब कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर इसको देखता है तो वो इसी में ही घुस जाता है, उसको जो भी खुशी मिल रही है यहीं से मिल रही है। रियल लाइफ से यहाँ पर उसका कोई लेना देना होता नहीं है। फिर रियल लाइफ सिनेरियोज में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। फिर उसके अलावा तीसरा सबसे खतरनाक चीज़ है सेक्सुअल एडिक्शन। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर बोलते हैं पोर्नोग्राफी जो है ये ड्रग्स से भी खतरनाक है। हम कहते हैं यार ये ड्रग्स लेता है, ये है, ड्रग्स वालों की लत नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती, इन सब चीज़ों से खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट जैसा ड्रग्स का लत होता है किसी के इंसान में, अल्कोहल की लत होती है, वैसे ही यहाँ पर पोर्नोग्राफी का भी एडिक्शन होता है लोगों में। और इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं लोग लगातार फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बार इन सब चीज़ों में लग गए, दोबारा लग गए, और धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जो खाई है ना, ये खाई इतनी गहरी है कि घुसोगे तो घुसते चले जाओगे, और बाहर निकल गए आपके लिए बेटर है। ठीक है, आप आधे से ज़्यादा लोगों से बेटर हो गए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स, जो डेटाज हैं वो यही शेयर करते हैं कि मैक्सिमम लोग इन्हीं सब चीज़ों में लगे पड़े हैं।
और एट द लास्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी सेक्सुअल एडिक्शन, उसी पॉर्न एडिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बिहेवियर के ऊपर में सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। आप वही चीज़ रेगुलर देख रहे हैं, दिमाग में वही चीज़ जा रही है, और उसके बाद में हर एक चीज़ को ऐसे ही देखना भी शुरू करेंगे। ठीक है, आप वेमेन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देखना शुरू कर देंगे। ये बात यहाँ पर के एक्सपर्ट्स मेंशन करते हैं कि ऐसा भी होने लगता है। तो पोर्नोग्राफी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ जिससे सेक्सुअल वायलेंस या वेमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस है इसको बढ़ावा मिल सकता है। और वाकई में एक सीरियस आज के समय पर कंडीशन है ये। आपको बहुत सारे रैपिस्ट देखने को मिलेंगे। उन सब की आदत क्या होती है, ज़्यादातर यही कंटेंट कंज्यूम कर करके दिमाग पूरी तरह से भर दिया है। रिसेंट कुछ केसेस भी आपने देखे होंगे जो न्यूज़ में रहे हैं, वहाँ पर भी उन सब के मोबाइल फ़ोन में यही सब चीज़ें भरी हैं और यही सब चीज़ें सर्च करके हिस्ट्री में उन्होंने ये सब डेटा देखा है, ये बताया जा रहा है। तो वाकई में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सही किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर हम इसके प्रोडक्शन के ऊपर ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते, प्रोडक्शन को ही कहीं ना कहीं रोक लिया जाता, तो ये ज़्यादा बेटर होता। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। ये इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। यहाँ पे ढेरों पैसा यहाँ पर ये डेली बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं, और वही पैसा बताया जाता है गलत कामों के अंदर में लगाया जाता है। आप इमेजिन कीजिए, ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, और ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये लगातार कंटेंट बढ़ रहा है, क्रिएट हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसकी डिमांड होगी तभी तो ये हो रहा है ना, लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसको। और ये जो पॉर्न एडिक्शन है दोस्तों, यहाँ पर इस एडिक्शन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और तोड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि छूट नहीं सकता, सब कुछ टूट सकता है, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ के अंदर में। आपको पहली बात, जैसा भी ऐसा कोई मटेरियल आपके पास में है उसको हटाओ। देखो यहाँ पे कुछ टिप्स वगैरह शेयर करे गए, सोचा डिस्कस किया जाए। मैं पता है ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, हो गए थोड़ा ज़्यादा सर आप डिटेल में चले गए। रीज़न ये है, मेरे पास में इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पड़े हैं कुछ बच्चों के, लिटरली वो मैसेजेस मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वो नहीं दिखा सकता है ना। तो उन्होंने खुद मेंशन कर रखा है, सर मैं पॉर्न एडिक्शन में फंस गया, और वो जो एडिक्शन है वो मुझे इतनी ज़्यादा गहराई में ले गया है कि मैं आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझसे छूट नहीं रहा। देखो ऐसे ऐसे मैसेजेस यहाँ पर आते हैं, तो मेक श्योर करें आप इन वीडियोस को शेयर भी करें और इनसे चीज़ों को सीखें। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहली बात, आप हमेशा अपने आप को खाली मत रखिए, देखो है ना। और दूसरी बात, क्या करना है, जितना भी ऐसा कंटेंट है उससे दूर रहना है। एक हेल्दी हैबिट मेंटेन करने की कोशिश करो, अपना एक प्लानिंग रखो यार। सुबह उठते हो आपके पास में एक पूरी प्लानिंग होगी कि भाई मुझे ये चीज़ें यहाँ पर करनी है, इस समय पर ये चीज़ें निपटानी है, बात खत्म, उसके हिसाब से चलना है। लेकिन हमारी विल पावर इतनी मजबूती नहीं होती है, हमारा इतना मन मजबूत नहीं होता है, क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है ना, इस वजह से। और मन वश में नहीं होगा तो वो गलत हरकतें करवाएगा। आपको उसी मन को वश में करना होगा, कंट्रोल करना होगा, अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चलाना होगा। ब्रेन को ऐसा मत कर देना कि वो अपने हिसाब से आपको चला रहा है, वो एक डेंजरस सिनेरियो है। आपको कंट्रोल करना है ब्रेन को कि भाई यहाँ पे ये काम करना है तो करना है। दिमाग तो यहाँ पे धोखा देने की कोशिश करेगा, बार बार कहेगा अरे यार थोड़ी देर बात कर लेना, अभी ये देख ले, है ना, अभी ये देख ले, कोई बात नहीं, कल से रहन देंगे, या थोड़ी देर बाद कर लेना, या मतलब कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है बाद में हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आपको अपने ब्रेन को समझाना होगा कि भाई यहीं पर मुझे फुल स्टॉप लगाना है, उसी ब्रेन को यहीं पे ही कंट्रोल करना है। और वो जो आपका कठिन समय है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जब आपको अर्ज हो रहा है, ये सब देख रहे हैं, तो क्या है, जब ये कठिन समय है यहीं पर अपने आप को रोकना होगा। और उसके बाद आप एक सपोर्ट ग्रुप वगैरह ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आजकल यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती ना, अगर ये सब एडिक्शन ना होता तो। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपका दिमाग जितना ज़्यादा खाली रहेगा, आप इन सब चीज़ों में उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। और अगर इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जितना गहराई में जाओगे वो गहराई और बढ़ती चली जाएगी, उस खाई में घुसते चले जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इन सब चीज़ों का जो डिमांड है ना कभी ख़त्म होगा, ना ही डिज़ायर्स ख़त्म होगी। तो जहाँ पर हो वहीं पे रोको अपने आप को। और लाइफ में एक प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट है, दिमाग को खाली मत रखो। गोल है या नहीं है ज़िंदगी में कुछ करने का, है ना। बहुत सारे गोल्स यहाँ पे होते हैं लाइफ में, वो अपने को अचीव करने हैं, उसको लेकर टू डू लिस्ट बनाओ डेली बेसिस पे। देखो अगर मैं अपना एक शेड्यूल शेयर करूँ तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा है कि लगातार यहाँ पे मेरा वर्क रहता है, उसमें मुझे अपना जो पार्ट दूसरी साइड का काम है वो भी करना होता है। उसके अलावा मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह भी डेली क्रिएट करता हूँ, 2 वीडियोस क्रिएट करता हूँ। बहुत सारा टाइम लगता है मुझे, 5-6 घंटा मॉर्निंग में
लग जाता है 6-7 घंटा, फिर उसके अलावा 3-4 घंटा यहाँ लग जाता है, फिर कुछ और दूसरी जगह पे वर्क करता हूँ तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खुद इतना टाइम मिलता ही नहीं। जितना ज़्यादा यहाँ पर आप अपने आप को खाली रखोगे, आपका ब्रेन जितना ज़्यादा खाली रहेगा उतना ही ज़्यादा वो आपको परेशान करेगा। ये सब कुछ करना ही नहीं होगा, ये सब चीज़ें थिंकिंग, ये सब चीज़ें सोच वगैरह होएगी नहीं आपकी। बस करना क्या है, अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व रखें, और वर्क में इन्वॉल्व रखने के बाद में क्या होगा, रात में मतलब अपने आप दिन भर यार इतना काम करोगे, इतना सब कुछ पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई करो, आपके गोल डिसाइडेड हैं, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, तो जब रात में सोओगे तो शरीर इतना थका हुआ होगा कि बेड पे लेट जाओगे, एकदम से नींद आ जाएगी। ऐसे होता है। आज अगर मैं बेड पे लेटता हूँ, जैसे थका हुआ हूँ, अब ये वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करने के बाद में, कुछ और चीज़ें करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंटेंट अभी रेडी करना है दूसरे पर्टिकुलर सिनेरियोज़ का, तो वो कंटेंट भी यहाँ पर मैं रेडी करूँगा। तो उसके बाद में अगर सोया तो जिस करवट में सोया हूँ उसी करवट में उठ जाऊँगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर लाइफ में आपको भी इन्वॉल्व करनी होंगी। हाँ, एक बात ये भी है कि देखो इन सब चीज़ों का एक बहुत ईजी एक्सेस है आज लोगों के पास में, तो इस चक्कर में वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अपने टाइम की बात करें तो ये सब अपने टाइम पे मोबाइल फ़ोन ही नहीं होता था, इंटरनेट इतना ज़्यादा महंगा था, कोई यूज़ ही नहीं करता था। ठीक है, तो जब छोटे थे तो मोबाइल फ़ोन वगैरह हमारे हाथ में नहीं आया, इन सब चीज़ों का एक्सेस ही नहीं हुआ। और जब आज का समय आप देख पाएंगे लोगों के पास में हर चीज़ का एक्सेस है, इंटरनेट इतना सारा है, और जितना एक्सेस है और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इसका कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पे बस खाली करना यही है, अपने ब्रेन को खुद से ट्रेन करना है, और ट्रेन करके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, मजबूत कर लो, अपने मन को समझा लो कि यार मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। आप अपने दिमाग को समझाएंगे, उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मेरे पास में खुद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं इस वजह से डिटेल से आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आज का दूसरा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे स्पॉटेड डियर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये जो डियर आप देख पा रहे हैं इस पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं, ये चर्चाओं में है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरकार हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो खबर यह है कि देखिए स्पॉटेड डियर की जो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड स्पॉटेड डियर की हम बात कर रहे हैं, ये आज के समय पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ पर स्पॉटेड डियर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो बढ़ रही है तो यहाँ से कुछ निकाल के कहीं और ले जाने पड़ेंगे ताकि वो इकोसिस्टम को बैलेंस किया जा सके। अदरवाइज इनकी संख्या उस एरिया में बढ़ेगी, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको खा के ख़त्म कर देंगे। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, बट इसी वजह से एग्जाम के लिए हमें स्पॉटेड डियर के बारे में पढ़ना होगा। स्पॉटेड डियर को हम चीतल भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है चीतल देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कंफ्यूज ना होइएगा। स्पॉटेड डियर ध्यान रखिएगा, एक मोस्ट कॉमन डियर की स्पीशी है जो कि हमारे जंगलों में पाई जाती है। इसका नेम है एक्सेस एक्सेस, साइंटिफिक नेम मतलब इसका है, तो साइंटिफिक नेम में मैं एक्सेस एक्सेस के नाम से जानते हैं, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है स्पॉटेड डियर को चीतल भी बोलते हैं, और आज के समय पर भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या केवल भारत में ही पाई जाती है? नहीं, भारत के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, उसके अलावा पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों के अंदर में ये स्पॉटेड डियर देखने को मिलता है। स्पॉटेड डियर के फीचर्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये 35 इंच टॉल होता है, इसका वजन लगभग 187 पाउंड्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा। रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पर यह स्पॉटेड डियर दिख रहा होगा, ये ऊपर इसका रेडिश ब्राउन है, और इसका जो ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा नीचे का, ये यहाँ पर पूरा व्हाइट कलर का आपको नजर आएगा, यानी जो अंडर बेली है वो व्हाइट कलर की है। उसके अलावा ये जो हमारे स्पॉटेड डियर होते हैं इसमें जो दोनों ही जेंडर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें दोनों में ही व्हाइट कलर के स्पॉट्स आपको इनके बॉडी पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख पाएंगे। लेकिन पता है इस चीतल में जो मेल और फीमेल होते हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अब वो फ़र्क कैसे होता है ज़रा ये सुनिए। जो मेल वाले चीतल हैं इनका साइज़ बड़ा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों का फोटो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको ये मेल वाला स्पॉटेड डियर दिख रहा है, इसके सींग हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन फीमेल के सींग नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल मेल वाले स्पॉटेड डियर के सींग होते हैं, फीमेल वाले के सींग नहीं होते, ये फीमेल वाला है। क्लियर हो गया? उसके अलावा इनका जो लाइफ स्पैन है 20 से 30 साल होता है, 30 साल तक यहाँ पर ये जीवित रह सकते हैं। और इनके जो सींग होते हैं मेल वाले के, ये 3 फीट तक ग्रो करते हैं, फिर हर साल झड़ते भी हैं, फिर वापस से भी आ जाते हैं। प्लस काफ़ी सारे ग्रुप में ये रहते हैं, 10 से 50 लोगों का, मतलब 10 से 50 हिरणों का यहाँ पर एक ग्रुप होता है जिसमें 1-2 मेल होते हैं और कई सारी फीमेल्स होती हैं। फिर यंग जो डियर हैं वो भी इसमें ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका कंजर्वेशन स्टेटस, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो दोस्तों IUCN के अंदर में
इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी क्या होती है, मतलब कि ये जो स्पॉटेड डियर है इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी अवेलेबल है, ज़्यादा खतरे में नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा लीस्ट कंसर्न कैटेगरी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है। अभी हम देख पा रहे हैं लगातार जो वेस्ट एशिया के टर्मिनोलॉजीज़ है वो चर्चाओं में है। इजराइल चर्चा में है, गाज़ा पट्टी चर्चा में है, लेबनान, हिजबुल्ला, ये सब चर्चाओं में है, हमास। अभी दोस्तों हूदी रेबल्स भी चर्चाओं में बने हुए हैं, हिजबुल्ला वगैरह, ये सब कुछ तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं पेज और अटैक की वजह से। लेकिन बात आती है जब हूदी रेबल्स के बारे में, तो ये भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गए। क्यों? क्योंकि अभी जो इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच का डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट में दोस्तों हूदी रेबल्स भी उतर गए। हुआ एग्जैक्टली क्या, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हूदी रेबल्स जो है ना, ये यमन के अंदर में रहते हैं। ये आप देख पाएंगे यमन एक छोटा सा देश है, फिर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है एक तरफ सऊदी अरेबिया से लगती है और दूसरी तरफ ओमान से लगती है। बगल में ही रेड सी है। आपको याद आ रहा होगा कि भाई रेड सी से जो जहाज़ हैं आज से कुछ महीने पहले ये जो निकल रहे थे उस पर हूदी रेबल्स लगातार अटैक कर रहे थे, जिन जहाज़ों का इजराइल से कनेक्शन था, स्पेशली उन जहाज़ों के ऊपर। आज यमन का ये हिस्सा जो डार्क कलर में कवर किया गया है, इस हिस्से को हूदी रेबल्स ने दोस्तों कब्जा रखा है, ध्यान रखिएगा। ये लगातार यमन की सरकार से लड़ रहे हैं क्योंकि ये अपनी मांग रखना चाहते हैं, खुद सरकार अपनी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हूदी रेबल्स हैं, यहाँ से क्या होता है, रिसेंटली एक मिसाइल दागा जाता है जो कि पूरे सऊदी अरेबिया को क्रॉस करके सीधा जाके इजराइल में हिट किया। ये रहा ऊपर इजराइल में जाकर वो हिट हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कुछ ही मिनटों के अंदर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस तैयार करने वाला वो मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल था, जिसको लेकर इजराइल घबरा गया। ये मिसाइल यमन के पास में कितने हैं कितने नहीं ये हमको नहीं पता। इस वजह से मामला काफ़ी चर्चाओं में आया और जो ये हूदी रेबल्स है वो चर्चाओं में बन गए। कौन है हूदी रेबल्स, आइए मैं आपको बताता हूँ। हूदीज जो हैं इनको ऑफिशियली अंसर अल्लाह के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, पार्टिजन्स ऑफ गॉड। उसके अलावा ईरान की साइड से यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, और ईरान का ही सपोर्ट हिजबुल्ला को भी मिलता है। जब बात करते हैं हूदी रेबल्स के बारे में, तो ये जो मेंबर्स हैं ना, ये यमन के अंदर में जो मुस्लिम्स हैं उनमें एक माइनॉरिटी सेक्शन है, ध्यान रखिए। बोला ये जा रहा है कि यमन के अंदर में जो आपको मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, जिस देश को अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था एग्जैक्टली कहाँ से देश की बात कर रहे हैं, यमन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। जो हूदी रेबल्स है दोस्तों वो शाइट हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर जो ये दूसरा सेक्शन है, जो ये शाइट मुस्लिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? हूदी रेबल्स। ये माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि शाइट मुस्लिम के अंदर भी एक माइनॉरिटी सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं जैदी। तो जैदी वाले सेक्ट से यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं, बहुत कम संख्या है इनकी। तो ये बेसिकली यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर इनके जो बिलीव्स वगैरह है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाकी यहाँ पर लोगों से जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं यमन के अंदर में। तो वही बोला गया कि यमन के अंदर में जो स्पेशली हूदी रेबल्स हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, शाइट मुस्लिम्स हैं, ये माइनॉरिटी हैं यमन के अंदर में, अल्पसंख्यक है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यमन में सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, इनकी संख्या ज़्यादा है। और ध्यान रखिएगा इस वजह से लंबे समय से ये अपनी मांग रखने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट करे गए। एक मूवमेंट बहुत पहले स्टार्ट किया गया था हुसैन अल हूदी के नाम से, मतलब ये फाउंडर थे उस मूवमेंट के, तो इन्हीं के नाम के ऊपर में ये हूदी पूरा का पूरा नाम रख दिया गया, हूदी रेबल्स। ठीक है। अब दोस्तों जो हूदी मूवमेंट है इसकी शुरुआत होती है ताकि लगातार जो यमन है, यमन की जो सरकार है उसमें अपना इन्फ्लुएंस ये डाल सकें, यानी जो ये अल्पसंख्यक है, जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, अपने हक की भी बात कर सकें। तो इनका ये टारगेट था, और इस वजह से ये लगातार क्या कर रहे हैं, हूदी रेबल्स यमन के अंदर में जो सुन्नी मेजोरिटी सरकार है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी मुस्लिम्स की यहाँ पर मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, क्योंकि इन मुस्लिम्स की जो संख्या है वो वहाँ पे ज़्यादा है। तो हो क्या रहा है कि जो हूदी रेबल्स है वो लगातार सरकार से वहाँ पे लड़ रहे हैं। कई आपस में वॉर हो चुकी है, गृह युद्ध हो चुका है, सिविल वॉर हो चुकी है। 2004 से लगातार इस प्रकार की लड़ाई चल रही है वहाँ की सरकार और हूदी रेबल्स के बीच में। और इस वजह से हूदी रेबल्स ने लड़ते लड़ते लगातार यमन की जो कैपिटल है सना, इसको कब्जा लिया है। ये आप देख पाएंगे, यह है यमन। तो यमन का आधा हिस्सा जो ये डार्क कलर में आपको दिख रहा है, ये आज के समय पर हूदी कंट्रोल्ड एरिया है, ये हूदी के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा इसको, जिसमें से इनकी कैपिटल भी कब्जा ली। यानी कि यमन का जितना भी टेरिटोरियल हिस्सा है, जितनी भी ज़मीन है, 1/3 हिस्सी आज यहाँ पर हूदी के कंट्रोल में आती है। समझ गए? और इनका बस खाली एक ही मांग है कि यमन की जो सरकार है उसमें हमें भी इन्वॉल्व करो, ताकि जो ज़ायदी माइनॉरिटी है, जो ये अल्पसंख्यक हैं, इनकी बात रखी जा सके। और जो हूदी रेबल्स है, इनका मूवमेंट बेसिकली एंटी अमेरिकन है और एंटी सेमेटिक रेटोरिक है। ये बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट में है, वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उस चीज़ को रोकना भी चाहते हैं। और इस वजह से यहाँ पर दोस्तों बोला जाता है
कि हौदी रेबल्स को कई सारी कंट्रीज स्पेशली यूएस भी अगर हम बात करेंगे तो वो एज अ टेररिस्ट, ऐसा आतंकवादी घोषित कर चुके हैं उनको, कि ये पूरा ग्रुप ही यहाँ पर टेररिस्ट है, ऐसा यहाँ पर इनका बोलना है। जैसे कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर हमास को, हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी हैं, वही केस यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत काम का है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए। यहाँ पे बात हो रही है नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ के बारे में, दैट इज NBWL। ये क्या है चलिए जानते हैं। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन सकता है। तो बताया जा रहा है जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द NWL है। अब स्टैंडिंग कमेटी यानी SC और NWL से क्या हो गया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हाल ही में इस पर्टिकुलर कमेटी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया है, अप्रूवल दिया है उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स में लगातार कंट्रोवर्सी हो रही थी। जैसे अभी गोवा का जो मोलम नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में एक ट्रांसमिशन लाइन को लेकर प्रोजेक्ट है, तो उसको अप्रूवल दिया। रन ऑफ कच्छ के अंदर में एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है, उसको भी अप्रूवल दे दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये कमेटी जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की चर्चाओं में है। तो यहाँ पे मैं आपको कमेटी के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन कमेटी के साथ साथ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिनको एक कानून के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस बॉडी को बनाया गया है हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस वाले कानून के तहत हमने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को बनाया। इस पर्टिकुलर बॉडी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन उद्देश्य इसका क्या है, सरकार के जो डिसीजन होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर, वो डिसीजंस को गाइड करना। बेसिकली हमारे देश के अंदर में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, अब सर ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए, है ना। अब नेशनल पार्क में बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसकी सुरक्षा हम कर रहे हैं। आप उल्टे सीधे काम वहाँ पे नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की सुरक्षा के लिए ही नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को बनाया गया। और आज इसके पास में इतनी ताकत है कि मान लो जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें कोई काम होना है, टूरिस्ट के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन होना है, कोई और बाउंड्री वगैरह बनानी है, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से, उसके बाद ही ये काम हो पाएगा। इसलिए तो आप देख पाओगे कि अभी गोवा का मोलम नेशनल पार्क हो गया, उसके अलावा रन ऑफ कच्छ में बात हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन को लेकर लंबे समय से मामला अटका था, फाइनली अभी अप्रूवल मिला है, इस वजह से यहाँ पे काम शुरू होगा। समझ गए। तो ये जो हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ज़रा ये सुनिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर बोर्ड है, बड़ी बॉडी है, तो इसमें कई सारे मेंबर्स होंगे तभी ये बॉडी चल पाएगी। तो 47 मेंबर्स की पूरी एक कमेटी होती है जिसको हमारे प्रधानमंत्री हेड करते हैं। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं। मेन चेयरपर्सन को गए कौन हो गए, हमारे प्रधानमंत्री। वाइस चेयरपर्सन ये वाले मंत्री हो गए जो फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का सेक्शन देख रहे हैं आज के समय पर। इतना ही नहीं, जो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जो इसमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी होते हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी लोग यहाँ पर इसके सदस्य मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ नेचुरल पार्क जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा करने का इनका मेन काम होता है। और ध्यान रखिएगा, बाकी हमारी केंद्र सरकार के पास में कई सारी पावर्स भी हैं। इसी पर्टिकुलर बॉडी में हमारी केंद्र सरकार 10 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करती है, और वो जो 10 लोग होते हैं जिनका नॉमिनेशन सरकार कर रही है, वो कंजर्वेशनिस्ट होने चाहिए, इकोलॉजिस्ट होने चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए, जो इसी सेक्शन में काम कर रहे हो, एनवायरमेंट में ही उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उनको भी नॉमिनेट किया जाता है, ध्यान रखिए इसके बारे में। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। ठीक है, उसी स्टैंडिंग कमेटी का मेन काम होता है ये सारे अप्रूवल देना। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, इसके पास में ताकत होती है कि वो इस प्रकार के फंक्शन यानी अगेन हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की सुरक्षा कर सके। तो दोस्तों ये जो कमेटी होती है, इस कमेटी में कौन कौन होता है ये सुनिए। इस कमेटी में पहले तो होते हैं एक वाइस चेयरपर्सन, और वो वाइस चेयरपर्सन हमारे खुद एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे। दूसरे होते हैं इसमें मेंबर सेक्रेटरी, और बाकी यहाँ पर 10 मेंबर्स होते हैं, 10 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं हो सकते। जो 10 मेंबर्स होंगे दोस्तों, उनका भी नॉमिनेशन हमारे वाइस चेयरपर्सन ही करते हैं, ध्यान रखिए। और जो ये 10 मेंबर्स आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, अरे इसी बोर्ड में जो काम कर रहे हैं। भाई ये बोर्ड अलग है, कमेटी अलग है। इस बोर्ड में इतने सारे मेंबर हैं, 47 मेंबर हैं, इन्हीं में से 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करके इस कमेटी में डाल दिया। अभी कमेटी हो गई मजबूत। इस कमेटी का मेन काम यही है कि भाई और ज़्यादा अप्रूवल देना प्रोजेक्ट्स को। तो ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर कमेटी तैयार हो जाती है, इस कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं
कि कोई भी जो एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की जा रही है वो एक्टिविटी को अप्रूवल देना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो वो सारा काम यहाँ पर इस कमेटी को सौंप दिया गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। अब बात यह हो रही है, जो कमेटी है दोस्तों, ये कई सारे प्रकार के रिकमेंडेशन करती है। जैसा आपको किसी नेशनल पार्क का मैनेजमेंट करना है ना, उसके अलावा सेटअप करना है, सेंचुरीज हैं या कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, है ना, तो उनमें से संबंधित जो मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी एक्टिविटी को लेकर, उन सब मैटर्स के ऊपर में डिस्कशन करती है यही कमेटी। और ये कमेटी की खास बात यह है कि हर 3 महीने में इनकी एक बैठक भी होती है। तो बैठक होती है तो आपस में और भी कई सारे पॉइंट्स के ऊपर ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट का एक रेलिवेंट टॉपिक है। आगे आते हैं और अपने सेशन को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आज सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्कशन है और कल से ज़्यादा डिस्कशन रहेगा। कल से आर्टिकल्स वगैरह इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ काम के आर्टिकल थे तो हम छोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में कब, यानी कल सुबह द हिंदू के वीडियो में तैयार रहना, मॉर्निंग में द हिंदू एनालिसिस को कवर करने के लिए। तो चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।